हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, बैटरी बोला है, इसका मतलब डीसी है। उसके बाद इफ I is the current in the circuit, then in the gap between the plates there is no current। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। करंट आएगा, बहुत थोड़ा सा करंट आएगा और उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे, और वो इंस्टेंटेनियस करंट जिसका नाम आता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहां पर तीन क्वेश्चंस बड़े अजीब से हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई flows in same direction, second equal to I flows in opposite direction, और थर्ड बोलता है displacement current of magnitude greater than flow but in any direction। तो भाई यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब डिस्प्लेसमेंट करंट डीसी में आता है तो इट कैन बी ग्रेटर, ये बड़ा हो सकता है, लेकिन जब एसी में होता है तब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो होती है वो गिवन करंट के इक्वल ही होती है। तो यहां पर जो हमारा जवाब आएगा वो फोर्थ जवाब आएगा, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई फ्लोज बट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, a 10 microfarad capacitor is connected to 210 volt 50 hertz source as shown in the figure। Now peak current in the circuit is nearly। तो भाई यहां पर कैपेसिटेंस दे रखा है, वोल्टेज दी है और 50 हर्ट्ज दे रखा है फ्रीक्वेंसी। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। कैसे भाई, कैपेसिटेंस से और फ्रीक्वेंसी से मैं XC निकाल लूंगा। X इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो 1 अपॉन 2 पाई FC। 1 अपॉन 2 पाई इंटू F इज वॉट 50, 50 का मतलब 100 पाई, और इंटू C का मतलब कितना है, C की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड। 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, ऊपर जाके 10 टू दी पावर +6 हो जाएगी। ये कटेगा 1000 अपॉन पाई हो जाएगा। ये मेरे पास XC की वैल्यू आ गई। मेरे पास जो ये वोल्टेज है, ये ध्यान रखिएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो इसका मतलब पीक वोल्टेज क्या होगी, √2 इंटू VRMS। तो √2 इंटू 210 210 इंटू √2। अब मेरे पास पीक करंट क्या आएगा, कहता है वोल्टेज 210 √2 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन पाई। तो यहां पर 200 √10 इंटू पाई अपॉन 1000। इससे आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, पीक करंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इफ द मास ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास। भाई मास की बात कर रहा है और सिंपल पेंडुलम के बॉब की मास की बात कर रहा है। याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि सिंपल पेंडुलम के बॉब के मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड के फार्मूला के अंदर T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G के अलावा कुछ नहीं होता। इसका मतलब टाइम पीरियड बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो नहीं करता तो फिर क्या किया जाए, द मास ऑफ द, तो इसका मतलब 3 टाइम्स बढ़ाओ चाहे 10 टाइम्स बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द लेंथ इज मेड हाफ, लेंथ को हाफ कर दिया। न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, तो भाई पहले टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। बाद में टाइम पीरियड कितना होगा, कहता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L। L को क्या कर दिया, लेंथ इज मेड हाफ, तो L अपॉन 2 रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे ये बताया है कि T2 इज x/2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या हो गया कि T2 अपॉन T1 जो है x/2 टाइम्स T1 है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन 2G इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G इंटू x/2, क्योंकि x/2 टाइम्स हो गया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई कटेगा, रूट L अपॉन G कटेगा, तो 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू x/2। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन √2, 2 अपॉन √2 का मतलब जो मेरा आंसर आ रहा है डेट इज कमिंग √2 विल बी माय आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में क्या कहता है, इन द फॉलोइंग टीवी ग्राफ दे रखे हैं। अब उसके बाद ये कहता क्या है, ऑल द प्रेशर्स P1 P2 एंड P3 यहां पर कंपेयर्ड टू चार्ल्स लॉ से कैलकुलेट किए गए हैं। अब यहां पर बोलता है P1 बड़ा है, P2 बड़ा है, P3 बड़ा है। तो भाई इसमें एक बात समझिएगा, क्या समझना है हमको कि यहां पर करेक्ट रिलेशन क्या है। तो भाई जो हमारे पास में वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है, ये बात हमको क्लियर है। लेकिन कौन से केस में ज्यादा होगा, P1 में, P2 में या P3 में।
तो भाई जहां पर अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब ये वाला प्रेशर ज्यादा है तभी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कम है, ये प्रेशर उससे कम है तभी थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, ये प्रेशर और ज्यादा कम है तभी वॉल्यूम उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा है। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा P1 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा है P3 से, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फोर्स डिफाइंड बाय अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at the given time, the factor which is dimensionless if alpha and beta are the constants। कैसे किया जाए? तो कहता है यहां से अल्फा और बीटा के हमारे को डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ले लिया मैंने, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा mlt-4, इसका वैल्यू आ गया अल्फा। अब दूसरा केस क्या है बीटा टी, तो बीटा टी में कितना आएगा, तो कहता है बीटा इंटू टी इज इक्वल टू mlt-2 है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू आ गई mlt-3। अब क्या करना है हमको, कहता है कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा, तो अल्फा का t⁻⁻2 है, वहां t⁻3 है। अगर मैं यहां पर बीटा टी अपॉन अल्फा लेता हूं तो बीटा से टी की मल्टीप्लाई होके कोई फायदा नहीं, अल्फा से टी की मल्टीप्लाई होके फायदा है, क्योंकि अल्फा से टी की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बीटा के इक्वल हो जाएगा और अल्फा टी अपॉन बीटा डायमेंशनलेस होगा। हमारा ऑप्शन बन गया सेकंड। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं दोबारा से।